Hello guys, welcome on my YouTube channel KNP Analysis. So we will today analyze the Hindu newspaper of 8th January 2022. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, सो पहला टॉपिक है एससी परमिट्स नीट काउंसलिंग अंडर प्रेजेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा, यानी कि एससी ने नीट काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस कोटा को परमिशन दे दिया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है गाइस कि व्हाट इज ईडब्ल्यूएस जैसा कि हमें पता है कि 8 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए। जो फैमिली इनकम आपकी सैलरी, पेंशन, ईटीसी, एग्रीकल्चर सोर्स, सारी सोर्सों से मिला के जो इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस को रिकमेंड किसने किया था? ईडब्ल्यूएस को रिकमेंड किया था के एस श्रीधर कमेटी ने। के एस श्रीधर नायर कमेटी ने। किसने? के एस श्रीधर नायर कमेटी ने इसको ईडब्ल्यूएस ने रिकमेंड किया था। ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस जो है, डेफिनेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस डिफाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Definition of EWS defined by Government of India, and it's defined that who held property less than 5 acre, and it defines that who has flat less than फ्लैट की जो 1000 स्क्वायर फीट से कम का फ्लैट होना चाहिए। ठीक है। रेजिडेंशियल प्लॉट लेस देन 100 यार्ड होना चाहिए। ये सब जो है ये ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको हम लाए थे। ठीक है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में दो चीज़ें हमने नई ऐड करी थी, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6। ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 6 कहता है कि स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी ईडब्ल्यूएस ऑफ सिटीजन, यानी कि स्टेट को ईडब्ल्यूएस सिटीजन के लिए एडवांस जो भी नए प्रोविज़न है वो बना सकता है। और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 कहता है कि स्टेट को रिजर्वेशन जो है किसी बनाने में नहीं रोकेगा, किसी भी अपॉइंटमेंट में, पोस्ट में, अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट हो या जॉब हो, एजुकेशन हो। ठीक है। तो इसमें कोई भी स्टेट को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कहता है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 6। एक और बात कहता है इसमें, ये जो हम 10% पढ़ते हैं कि भैया ईडब्ल्यूएस जो होगा वो 10% होगा, ईडब्ल्यूएस जो 10% आता है वो भी सर आर्टिकल 16 क्लॉज 6 बोलता है, वो बोलता है एक्सीडिंग रिजर्वेशन, यानी कि जो अब रिजर्वेशन है उसको एक्सीड करके जो भी नया रिजर्वेशन होगा 10%, वो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 6 से आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे बात करने की है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ईडब्ल्यूएस परमिशन देता है कि आपका जो 50% रिजर्वेशन कोटा होता है वो ब्रीच हो सकता है, यानी कि हम 50% से आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस के बारे में था। सो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एनएसओ एस्टिमेट्स एफ फाइनेंशियल ईयर 22 जीडीपी ग्रोथ एट 9.2%, यानी कि एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने फाइनेंशियल ईयर 22 की, यानी कि अगली जो साल आने वाली है उसकी जीडीपी ग्रोथ 9.2% रिकमेंड किया कि भैया तुम्हारी इतनी जीडीपी ग्रोथ होगी। तो सर समझने वाली बात है कि जीडीपी कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये चीज़ें क्या हैं ये समझेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो होती है वो होती है बेस ईयर पे, यानी कि एक बेस ईयर होती है। जैसे बेस ईयर है, अब हमारी बेस ईयर है 2011-12। ठीक है। अब मान लो 2021 चल रही है। ठीक है। तो इसके बीच में जो इन्फ्लेशन रहा होगा, जो इन्फ्लेशन मतलब जो भी रेट बढ़े होंगे, ठीक है, महंगाई बोलते हैं इसलिए मैं हिंदी थोड़ी सी इसकी, तो इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता है ना इसके बीच में, यानी कि बेस ईयर और करंट ईयर के बीच में इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता। ठीक। नेक्स्ट जीडीपी क्या है, अब टॉपिक ये भी आएगा, व्हाट इज जीडीपी। तो जीडीपी जो होती है वो होती है सम ऑफ प्राइवेट कंजप्शन, यानी कि जो भी प्राइवेट कंजप्शन है, ठीक है, प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो भी एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग जो भी गवर्नमेंट कर रही है, प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। प्लस नेट फॉरेन ट्रेड, नेट फॉरेन ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेट फॉरेन ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है। तो ये होती है जीडीपी, है ना। क्या क्या हो गई? सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ प्राइवेट कंजप्शन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट फॉरेन ट्रेड। गाइस व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस? तो जीडीपी मार्केट प्राइस होती है, जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे होती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस होती है, यानी कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडी, ये होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा, जीडीपी मार्केट प्राइस होती है, ये होती है कंज्यूमर साइड की तरफ से। किसकी तरफ से? कंज्यूमर साइड की तरफ से। ठीक है। उसके बाद आता है जीवीए, इंपॉर्टेंट टर्म है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड को आप ऐसे समझ लो,
मान लो आपने एक पार्ले जी का या कोई भी कंपनी का बिस्कुट बनाना है, ठीक है, तो उसमें जो आपके बीच में ग्रॉस वैल्यू एडेड होंगे यानी लेबर चार्ज होगा, ठीक है, और भी जो चार्ज होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, या रॉ मटेरियल जो होगा, मेन होता है वो रॉ मटेरियल, जो भी आपका रॉ मटेरियल होगा वो सब ग्रॉस वैल्यू ऐड में आएगा। किस में आएगा? ग्रॉस वैल्यू ऐड में। अच्छा, जीबीए जो होता है अगर उसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है जीडीपी प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट। इसमें जीबीए में हम टैक्स जो है वो माइनस करते हैं। क्या करते हैं? टैक्स माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी तरफ हो गया? ये हो गया प्रोड्यूसर साइड की तरफ से। किसकी तरफ से? ये हो गया प्रोड्यूसर साइड की तरफ से। अच्छा, इस आर्टिकल में एक और चीज़ दी गई है कोल इंडस्ट्रीज के बारे में। इसमें थोड़ा सा कि भैया कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे बढ़ेगी, कितनी घटेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं कोल इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। कोल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं बताओ, जल्दी बताओ कितनी होती हैं। पहले कोल इंडस्ट्रीज होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8। कोल सबसे पहली इंडस्ट्री जो है वो कोयला इंडस्ट्री, वो उसका अच्छा है, इसका शेयर जो है वो कितना है? 10%। कितना? 10। उसके बाद आती है क्रूड ऑयल। कौन सी? क्रूड ऑयल। इसका शेयर कितना होता है? 8%। कितना? 8%। उसके बाद आती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का शेयर कितना होता है बताओ? नेचुरल गैस का शेयर होता है 6%। कितना? 6%। उसके बाद आती है रिफाइनरी प्रोडक्ट। उसके बाद आती है रिफाइनरी जो होती है, सबसे ज़्यादा इसका ही शेयर होता है 28%। कितना? 28%। इसके बाद आता है फर्टिलाइज़र, सबसे कम इसी का होता है फर्टिलाइज़र का, ये होता है 2%, ठीक है। इसके बाद आती है स्टील। स्टील का कितना होता है? 17%। कितना? 17%। इसके बाद आती है सीमेंट। सीमेंट का कितना होता है बताओ जल्दी से? 5%, ठीक है। और एक और बचा इलेक्ट्रिसिटी। कौन बचा? इलेक्ट्रिसिटी। इसका कितना होता है? 19%। ये होते हैं इनके शेयर, ठीक है। तो ये हो गई 8 कोल इंडस्ट्रीज। अच्छा, एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स ऑफ 8 कोल इंडस्ट्रीज। इंडेक्स ऑफ 8 कोल इंडस्ट्रीज, बताओ कौन निकालता है उसे? इंडेक्स ऑफ 8 कोल इंडस्ट्रीज ये निकालता है सर, जो इस लागू जारी करते हैं वो होते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन लागू करती है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये थी एफसीआरए की न्यूज़। ये न्यूज़ इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद पीएम सिक्योरिटी से नो रिलेशन, लॉकडाउन ठीक है जो भी है ना। सेल्फ टॉट पेरेंट्स से नीरज देख लेना, इसमें कुछ है नहीं खास, है ना। भूली भाई ऐप है, पेपर में नहीं आएगा, किसी भी पेपर में नहीं आना चाहिए, है ना। कम्युनलिज्म वाला ऐप है, ठीक है। तो इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा पोंगल, जो इसमें नहीं है लेकिन आया है ना। पोंगल होता है सर तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है पोंगल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है। मकर संक्रांति पे हम इस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को मनाते हैं। तमिलनाडु को कब मनाते हैं हम? तमिलनाडु को पोंगल को कब मनाते हैं? मकर संक्रांति पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा एफसीआरए। एक नई न्यूज आई है, चलो एफसीआरए से पहले 1 मिनट। सो नेक्स्ट न्यूज इज अवेटिंग लॉ पैनल रिपोर्ट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी में दिया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का है ना। इसका मतलब होता है कि जितने भी रिलीजन हैं उन सब के रूल सारे के सेम हो, मैरिज के, डाइवोर्स के, जो भी रूल हैं वो सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। अगली न्यूज है एससी अलाउज गंगा सागर मेला, ठीक है। सबसे पहली बात है गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? गंगा सागर मेला लगता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे लगता है गंगा सागर मेला? वेस्ट बंगाल में। लगता कब है ये? मकर संक्रांति पे। जो ये गंगा सागर मेला है ये लगता है मकर संक्रांति वाले दिन, ठीक है। मकर संक्रांति ये चलेगा अभी 14 जनवरी से 17 जनवरी तक। अच्छा, अगर ये सागर आइसलैंड के, जो सागर आइलैंड है, ठीक है, सागर आइलैंड जो है उसके साउथर्न टिप पे लगता है। कौन से आइलैंड पे लगता है? पहले तो ये ध्यान कर लो, सागर आइलैंड के साउथर्न टिप पे। कौन सी टिप पे? साउथर्न टिप पे, ठीक है। अच्छा, अगर हिंदू मैथोलॉजिकल वे में देखें तो यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि का आश्रम, एक कपिल मुनि थे बहुत अच्छे, ठीक है, जो इंद्र वाले जिन्होंने गाय चुराई थी, वो वाला जो मैटर था जिसके बेटे भस्म कर दिए थे एक राजा के, तो कपिल मुनि वाला आश्रम है ना। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक है फिर सस्टेनेबल फार्मिंग क्रिएट्स न्यू लाइवलीहुड। तो सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है? राजस्थान में एक टीम गई है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग होती क्या है? सस्टेनेबल फार्मिंग होती है सोसाइटी की जो भी प्रेजेंट फूड और टेक्सटाइल नीड्स हैं, फूड
और टेक्सटाइल नीड हैं उनको तो कंप्लीट कर ले, ठीक है, विद आउट अफेक्टिंग नेक्स्ट जनरेशन, जो अगली जनरेशन आए उस पर भी कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। ये होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें क्या करना होता है हमें कि मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर होना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होना चाहिए, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग होनी चाहिए, मिक्सिंग ऑफ क्रॉप्स होती है जो है ना, और क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के फॉर्म में आती हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर कम से कम होना चाहिए। एक इसी का टाइप होता है परमा कल्चर। क्या होता है? परमा कल्चर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब आती हैं सस्टेनेबल फार्मिंग के अंडर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक NHRC सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम सेंटर ऑन EWS हाउसिंग। तो सर व्हाट इज NHRC, यानी कि NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है क्या? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, NHRC यानी कि एक STATUORY है ना, ये बॉडी है, ये 1993 में बनाई गई थी, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? जो भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, यानी कि ये जेल में भी विजिट कर सकती है अगर जेल में किसी पर अत्याचार होता है, या कहीं भी किसी भी मोहल्ले में, किसी भी घर में, किसी भी पड़ोस में, किसी भी गांव शहर में जो भी अत्याचार होता है उसे ह्यूमन राइट कमीशन एक तरह से अपने संज्ञान में ले सकती है, ठीक है। ह्यूमन राइट कमीशन का एक और चीज़ है, ये जुडिशियल बॉडी नहीं है, यानी कि ये फैसला नहीं दे सकती है ना कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका जो चेयरपर्सन होता है NHRC का, वो होता है XCGI। चेयरपर्सन कौन होता है इसका? XCGI का मतलब है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो। एक और चीज़, इसमें एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर होनी चाहिए, एक वुमेन मेंबर होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि सारे जज हों, ये भी बात है, ठीक है। तो NHRC की ये एक कमेटी होती है। अच्छी, एक कमेटी दूसरी अपॉइंट कौन करता है इसे? तो ये अपॉइंट करते हैं इसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करते हैं इसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी रिकमेंडेशन पे? रिकमेंडेशन किस किस की होती है, इस चीज़ को ध्यान से देख लो। रिकमेंडेशन पहली होती है PM की, PM चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के। दूसरे होते हैं होम मिनिस्टर साहब, ठीक है। तीसरे होते हैं इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ठीक है। अच्छा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और पांचवा होता है डेप्टी स्पीकर। ये ध्यान रखना, डेप्टी चेयरमैन यानी कि ऑफ राज्यसभा, डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना। तो राज्यसभा का डेप्टी चेयरमैन होता है और लोकसभा का स्पीकर होता है। ये होती है कमेटी। कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों के, लोकसभा राज्यसभा, है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये होते हैं NHRC की कमेटी, ठीक है। NHRC में लगभग इतना ही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है इन्होंने? हैदराबाद पिन्यादी सिक्स, कुछ नहीं, माई बॉन्ड, बॉन्ड भैया किस किस के साथ है पता नहीं, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें जगन राइजेस रिटायरमेंट एज, ये बढ़ गई है, बहुत अच्छी बात है, इसमें भी कुछ नहीं है ना। ये देख लेना, बैन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कुछ खास नहीं इसमें। सर आर्टिकल जो है इसमें मंडल स्पेस के बारे में कुछ खास नहीं है। एक मंडल कमीशन, बस 1 मिनट में देख लो। मंडल कमीशन बना था 1979 में। कब बना था मंडल कमीशन? 1979 ने। इसमें क्या रिकमेंड किया था कि भैया इसकी जो काम था इसका था वो सोशली और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को देखना है, ठीक है। ये था मंडल कमीशन का काम, ठीक है। जो इसकी रिकमेंडेशन लागू हुई थी वो हुई थी 1992 में। कब? 1992 में रिकमेंडेशन लागू हुई थी, ठीक है। अच्छा, कितनी हुई थी? 27%। OBC को 27% स्टेट में आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा 27%, ठीक है। टोटल हो गया था 49% मिला के SC ST OBC सबका, ठीक है। तो इसमें मंडल स्पेस में यही है समझने वाली बात। एक चीज़ समझ लो यहाँ पे थोड़ा सा, कजाकिस्तान वाला इशू। देखो, कजाकिस्तान वाला इशू कुछ नहीं है। कजाकिस्तान मैंने कल भी बताया था, है ना। कजाकिस्तान एक पहले रसिया का पार्ट था, है ना। तो रसिया से जब अलग हो गया तो इसके बाद इसमें फिर एक इन्होंने ट्रीटी बनाई अपनी नई, CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ट्रीटी में हैं कौन कौन, यानी कि इस ट्रीटी में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो इस ट्रीटी में 6 मेंबर कंट्रीज हैं। कितने? 6 मेंबर कंट्रीज। कौन कौन से हैं? अच्छा, इसका एक दूसरा नाम होता है ताशकंद ट्रीटी। क्या नाम है इसका? ताशकंद ट्रीटी 1992 में ही बनाई गई थी, ठीक है। तो इस जो 6 मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम याद कर लेते हैं, 6 मिनट पढ़ लेते हैं, याद क्या करना। आर्मेनिया पहला जो कंट्री है, आर्मेनिया, ठीक है। दूसरा कंट्री कजाकिस्तान, जिन भाई साहब के साथ लफड़ा चल रहा है आजकल, कजाकिस्तान, ठीक। तीसरा कंट्री
तीसरा कंट्री किर्गिजिस्तान, किर्गिजिस्तान, ठीक है, किर्गिजिस्तान है ना। उसके बाद अगला कंट्री आता है रसिया, कौन सा आता है सर गैस, रसिया। उसके अगला कंट्री है ताजिकिस्तान, कौन सा है बताओ जल्दी, ताजिकिस्तान, ठीक है। उसके अगला कंट्री है बेलारूस, कौन सा है, बेलारूस, बहुत अच्छे, ये 6 कंट्री हो गए। ये हैं CSTO के पार्ट, यानी अगर किसी के पे भी कोई हमला होगा तो कल रसिया ने अपनी ट्रूप्स भेज देती हैं। इसमें क्या है कि राइजिंग ऑफ ऑयल प्राइस और जो भी प्रेसिडेंट के खिलाफ थोड़ा सा विरोध है ना, ये सब कजाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखो, उज्बेकिस्तान और इस न्यूज़ में है उज्बेकिस्तान यूक्रेन, तो इन्होंने एक नई ट्रीटी बनाई है उज्बेकिस्तान यूक्रेन ने मिला के, GUAM ट्रीटी कहो, ग्रुप कहो, है ना। तो जी से होता है जीनिया, कौन सा, जॉर्जिया, जी से जॉर्जिया, कौन सा है, जॉर्जिया। यू से यूक्रेन हो गया, यू से यूक्रेन हो गया। ए से अज़रबैजान, ए से अज़रबैजान, है ना। और एम से मोल्दोवा, एम से कौन हो गया, मोल्दोवा, मोल्दोवा, ये कंट्रीज हैं, ठीक है। ये सारे किसके हैं, रसिया के अपोजिशन में, है ना। अच्छा अर्मेनिया और अज़रबैजान जो दो नाम आए, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहा था, बताओ कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था, बताओ कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था, जल्दी बताओ। वो था नागोर्नो काराबाख रीजन, ध्यान आया, नागोर्नो काराबाख रीजन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, कार्बन द बैटन ऑफ फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इन द नेट जीरो देश, है ना। दो चीज़ समझेंगे, नेट जीरो देश क्या होती है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है कि जितनी भी कार्बन एटमॉस्फेयर में है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कम मात्रा में करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कम मात्रा में करना, कम क्वांटिटी में करना। तो ये पढ़ेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होती है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, अगर इंग्लिश में बोले हैं तो कैप्चरिंग स्टोर कार्बन इन ए कार्बन पूल, ठीक है। अच्छा इसमें कैसे कैसे 3-4 हैं, जैसे पोस्ट कंबसन के माध्यम से, प्री कंबसन, ऑक्सी कंबसन के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। बायो सिक्वेस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इसे बायो सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, यानी कि जो नेचुरली हम कार्बन को कम कैसे करें। पहला बताओ कैसे कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन, बहुत अच्छे होशियार हो सारे, रिफॉरेस्टेशन से कम करते हैं। अगला सस्टेनेबल फॉरेस्ट या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी, सारे उसी वजह से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है ना, ये होता है सबको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है वो वेटलैंड से भी हो सकता है। किससे हो सकता है, वेटलैंड से। वेटलैंड पे क्या होते हैं, बहुत सारी मैंग्रोव्स होते हैं, कौन होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, ठीक है। तो वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर लेते हैं। अच्छा इसमें एक टर्म आती है ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन आयरन फर्टिलाइजेशन बोल दूँ या मैं उसे, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन अलग है ना। ओशियन आयरन फर्टिलाइजर सबसे, ओशियन में सबसे तगड़ा तरीका कार्बन को कैप्चर करने का, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा नुकसानदायक है, वो हर एक चीज़ का होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पर्म वेल्स होती हैं, स्पर्म वेल्स होती हैं, है ना। वो जब भी अपने प्रे को पकड़ती हैं, ठीक है, तो वो आयरन टाइप का कुछ छोड़ती हैं, यानी आयरन कंपाउंड होता है उसमें, ठीक है, आयरन मेटल बोलेंगे। तो इस आयरन की वजह से फिर जो उस यानी कि ओशियन में ही एक फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाती है, ओशियन में फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाते हैं। अच्छा जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, कौन करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। बाहर बंदरों में लड़ाई हो रही है, मज़ेदार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कार्बन कितने टाइप का होता है, ये चीज़ देख लें। अच्छा ये समझ लेना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत सारे टाइप से हो सकती है, ठीक है। एक तो ये टाइप हो गए नेचुरल होते हैं, क्या होता है, जैसे मान लो भाई आपकी कोई माइनिंग है, ठीक है, तो माइनिंग में आप नीचे जाके जो भी कार्बन मान लो, जैसे ही आप उसको इग्निशन हो रहा है या कुछ भी आप कर रहे हो, तो उस कार्बन को नीचे बैल में, कुएं में, है ना, या धरती में किसी भी टाइप से अगर आप उससे अंदर करोगे तो वो भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के फॉर्म में ही आएगी। अच्छा कार्बन होते हैं 3-4 टाइप के। पहला कार्बन है ब्राउन कार्बन, है ना। ब्राउन कार्बन कुछ नहीं होता, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन होता है ग्रीन हाउसेस गैसेस में, ठीक है, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब रेडिएशन कर देते हैं और हीट ट्रैप कर देते हैं, ये होता है ब्राउन कार्बन, ठीक है। उसके बाद आता है एक ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन समझ लो, कभी अगर कोई फॉसिल फ्यूल जलाया हो तो एक चीज़ ध्यान देना, उसमें से थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे फ्लाई ऐसे उड़ते हैं, मतलब एक राख जैसी, ठीक है, वो होता है ब्लैक कार्बन, यानी इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अच्छा ब्लैक कार्बन की एक विशेषता क्या है, किसकी, ब्लैक कार्बन की एक विशेषता है कि ये एल्बिडो इफेक्ट जो होता है आइस का, ग्लेशियर्स का, है ना, वो कम कर देता है। एल्बिडो इफेक्ट मतलब उनकी हीट ट्रैप करने की पावर या रेडिएशन वापस भेजने की पावर जो है वो कम कर देता है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, ब्लैक कार्बन का काम है ना, ये रिड्यूस कर देता है। अच्छा, उसके बाद आता है ग्रीन कार्बन। कौन सा कार्बन? ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन कहाँ मिलता होगा, जल्दी बताओ। ग्रीन 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 है तो ग्रीन कार्बन मिलेगा फॉरेस्ट में आपको, यानी पेड़ों में, नीचे वाली मिट्टी में, ठीक है। तो यहाँ मिलता है ग्रीन कार्बन। और उसके बाद एक लास्ट कार्बन आता है ब्लू कार्बन। यूपीएससी में भी जहाँ तक है मुझे ध्यान आता है एक क्वेश्चन आया था ब्लू कार्बन वाला, है ना। ब्लू कार्बन क्या होता है, ओशियंस में यानी वाटर बॉडी में जो कार्बन होता होगा वो ब्लू कार्बन होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ओशियंस है ना, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह ये जो होते हैं, ये सारे ब्लू कार्बन के टाइप होते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, इंडियाज प्लेस टू सेट ए नेट जीरो टारगेट बाई 2070। मोदी जी ने ग्लासगो में बोला था कि भाई हम नेट जीरो टारगेट कर लेंगे, यानी कार्बन जो हमारी नेट जीरो होगी 2070 तक। इसका मतलब क्या है नेट जीरो का मतलब? नेट जीरो का मतलब है हमने जितनी भी कार्बन एमिट करी है एटमॉस्फेयर में, इतनी कार्बन हम रिड्यूस करें अपने एटमॉस्फेयर में। मान लो एक इंडस्ट्री लगाई नई, ठीक है, तो इंडस्ट्री लग गई है, एक नई इंडस्ट्री लगी है ना। और उसके बाद हमने इतने, जैसे मान लो इसने 5 टन कार्बन जो है, 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करी, है ना। अब इसके बाद हम कर दें रिफॉरेस्टेशन। क्या कर दें? रिफॉरेस्टेशन। तो ये इतनी कार्बन, जितने ये कार्बन वापस ले सके, है ना। तो कार्बन क्या हुई, जितनी हमने एमिट करी उतनी यहाँ वापस आ गई, तो क्या हो गया ये नेट जीरो। क्या हो गया ये नेट जीरो, ठीक है। यूएनएफसीसी करता है ना, रेड प्लस देख लेना, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम। अच्छा, एमिशन किस किस से रिड्यूस हो सकता है ये बता दें भैया। डिफॉरेस्टेशन से, ठीक है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि इससे हमें रिड्यूस करो, जो आप डिफॉरेस्टेशन से, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो कर रहे हो, इनसे एमिशन रिड्यूस करो, है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट लगभग लगभग वही चीज़ें सारी बताई दी हैं इसमें। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना, बस ये चीज़ ध्यान रखने की है कि इसमें 2070 तक हमने बोला है कि हम नेट जीरो कार्बन लेकर आएंगे। ये चीज़ है इसमें याद करने की। एक ये है रेप्लिकेट तेलंगाना मॉडल। तेलंगाना मॉडल में क्या है, तेलंगाना हरित निधि दी है इन्होंने, ठीक है। ये दी तेलंगाना हरित निधि, है ना। तेलंगाना हरित निधि, इसमें क्या होता है, ट्री प्लांटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए आपको एक सब्सिडी मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा जैसा भी है। तो इस टाइप के जो इनिशियल्स हैं वो हमको लेने चाहिए। वो किस में है? तेलंगाना मॉडल में, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक पर चलें तो सेंट्रल टीम बिगिंस प्रोब इनटू सिक्योरिटी लैब्स। ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई कुछ, चलो, है ना। इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, इस पेज पे कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ रिस्टोर्ड, एक चीज़ ध्यान रखना, बताई थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। हाँ, ऐसा समझ लो थोड़ा सा, एफ सी आर ए टॉपिक रह रहा है ये, एफ सी आर ए टॉपिक रह रहा है ना अभी, है ना। तो एफ सी आर ए टॉपिक जो है वो होता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, या एक्ट, है ना, अमेंडमेंट नहीं है। ये 2020 में इसका एक बिल आया था। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इससे मतलब अप्लाई कौन करता है भाई? एफ सी आर ए कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? जल्दी बताओ। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, है ना, अंडर में, ठीक है। एफ सी आर ए मतलब ये है कि जो भी एन जी ओ, जो भी पर्सन, जो भी चीज़ होगी, अगर वो एन जी ओ स्पेशली, वो अगर विदेश से कोई भी फंडिंग लेगी तो उसे एस बी आई दिल्ली, ये चीज़ याद रखना ना, एस बी आई दिल्ली, है ना, की ब्रांच में अपने एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा केवल एफ सी आर ए के लिए, ठीक है। वो अकाउंट इसमें एफ सी आर ए में एस बी आई दिल्ली के लिए एप्लीकेबल होगा। और एफ सी आर ए ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी, अच्छा इसमें एक फिर वही न्यू टर्म है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी किसका है? मदर टेरेसा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है मदर टेरेसा, ठीक है। तो ये होता है एफ सी आर ए, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। और इसमें कुछ है नहीं, और है तो कल की वीडियो में कवर हो चुका है ना। बीजेपी कैडर कि कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ आ रहे हो, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ फाइनेंशियल ईयर हो गई, है ना। ये कुछ नहीं है, अपने अपने अवार्ड खुद देख लो कौन कौन से किसको मिले हैं, ठीक। और इसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या होगी वो देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, कजाक लीडर इश्यूज सूट टू किल ऑर्डर। कजाकिस्तान का मैंने बता दिया, रसिया वाला जो मैटर है, ठीक है, कजाकिस्तान, है ना। सी एस टी ओ टी याद रखना बस इसमें, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद है कुछ नहीं है ना। और इसके बाद फिर अगला न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ किसकी है? जापान यूएस एक्सपेंड डिफेंस कोऑपरेशन, यानी जापान ने जो है अपने टोक्यो में 50,000 यूएस ट्रूप को होस्ट करने का परमिशन दे दिया, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, जापान यूएस में अगर एक चीज़ याद करने वाली है, क्वाड, ठीक है। ये सिक्योरिटी ट्रीटी है ना। इसमें क्या होता है कि 4 देश हैं, जापान, यूएस और इंडिया
और ऑस्ट्रेलिया। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक है, ये स्ट्रेटेजिक है ना, स्ट्रेटेजिक ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप है ये, ठीक है। तो ये काम होता है इसका क्वाड का। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें क्वाड के बाद क्या है इसमें, एक चीज़ ये देखो, ईरान डिस्प्लेज मिसाइल एमिड न्यूक्लियर न्यूक्लियर टॉक्स। अच्छा, न्यूक्लियर टॉक्स के में से इसने दिया है 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो समझने वाली बात है बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ए रॉकेट प्रोफ्यूल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम। यानी देखो, एक मान लो आपने यहाँ से रॉकेट छोड़ा, ठीक है, वो आपके जाकर टारगेट पे लगना चाहिए, वो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। थोड़ा सा समझ लेते हैं टारगेट पे कैसे लगता है, ठीक है। मान लो यहाँ से आपने छोड़ा, ये होती है इसकी फर्स्ट स्टेज है, मान लीजिए, ठीक है। ये थी इसकी फर्स्ट स्टेज बूस्ट मोटर की, है ना। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो है वो तो निकल जाएगी, सेकंड जो है वो इग्नाइट यानी जलने लगेगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, फिर थर्ड वाली इग्नाइट होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, फिर आपका पोस्ट बूस्ट व्हीकल जो है, पोस्ट बूस्ट व्हीकल है ना, वो काम करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका री एंट्री व्हीकल डेप्लॉयमेंट हो जाएगा, री एंट्री व्हीकल डेप्लॉयमेंट, है ना। और उसके बाद जैसे री एंट्री व्हीकल डेप्लॉयमेंट होगा तो फिर री एंट्री व्हीकल, ठीक है, चॉप्स या कॉप्स कुछ भी बोलो, ठीक है, डिकॉयज, है ना, ये सारे एकदम अलग हो जाएंगे। यहाँ से फिर री एंट्री व्हीकल जो है वो दोबारा आर्म्ड होगा, ये एंटर करेगा, ठीक है, किसमें, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पे फिर भैया इसे जिससे फूकना है ये फूक देगा, न्यूक्लियर बाद हेड बन जाएगा ये, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल समझ में आई यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत है। इसके बाद है इंडिया टू सरपास जापान एज एशियाज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसमें एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे जो IHS मार्केट दे रखा है, ये था IHS मार्केट जो दे रखा है, ये इसने हालांकि इस न्यूज़ में बोला है कि इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द टर्म्स ऑफ GDP, इन द टर्म्स ऑफ PPP। बताओ परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया कौन से टर्म पे, UPSC में प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन टर्म ऑफ PPP इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, इन टर्म्स ऑफ GDP 6th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। अच्छा, ये IHS मार्केट एक इंडेक्स निकालता है, उस इंडेक्स का नाम है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। क्या नाम है उस इंडेक्स का नाम, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। क्या नाम है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, यानी कि PMI, ठीक है। ये IHS मार्केट है, इसमें US वगैरह बहुत सारे कंट्रीज हैं, लगभग 40 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये उनकी इकोनॉमी की हेल्थ बताता है कि उनकी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी चल रही है। ये काम है इंडिया के परचेसिंग पावर इंडेक्स का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ और बची एक थोड़ी सी हल्की सी न्यूज़ है, अगर आप फील्ड में जाओ यानी ओलंपिक के बारे में, तो नेक्स्ट ओलंपिक कब होने वाले हैं, रवि दहिया और बजरंग पूनिया जिन्होंने मेडल जीते थे, ये याद कर लेना ये किसने कौन कौन से मेडल जीते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था कि बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है ना। तो ये चीज़ें ये काम करने लगे हैं, ये अगले 2024 में पेरिस गेम्स की तैयारी करने लगे हैं जो ओलंपिक गेम होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। बाकी बस सब्सक्राइब करते रहो, जल्दी मिलेंगे।